नमस्कार साथियों, मैं शितांशु जयपुर राजस्थान से द अर्थ ए कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं जो आप जब ग्रेजुएट होकर के और उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, अर्थात पीजी या एमए एमएससी आप कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, तो उसके समय आप जिस परीक्षा को देते हैं वो नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। ये अलग अलग संस्थाएं समय समय पर इसको आयोजित करवाती रही हैं। वैसे मुख्यतः यूजीसी के द्वारा ये संचालित होती है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा। अभी हाल ही में कुछ इसमें उसके तहत ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, किया जाएगी। देखिए साथियों, हम इस परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। इनमें 3 बातों पर हम ध्यान करना चाहते हैं मुख्यतया। ये पहली बात तो ये कि इस परीक्षा की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं, विद्यार्थी जो कि पीजी में यानी एमए एमएससी में अभी प्रवेश किया हुआ होता है या वह एमए एमएससी कर चुका होता है, तो उस दृष्टि से वो विद्यार्थी जब इसकी तैयारी करता है तो हम पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि ये परीक्षा ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है, ये नेट जेआरएफ की परीक्षा का दृष्टिकोण क्या होता है, यानी परीक्षा की तैयारी में हम किस दृष्टिकोण के साथ, अर्थात परीक्षा की तैयारी में हमें दृष्टिकोण क्या रखना है जिससे हम ये न केवल परीक्षा पास कर लें, बल्कि इस परीक्षा को पास करने के साथ साथ जिस पाठ्यक्रम, ये जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं, वो पाठ्यक्रम, वो सिलेबस हमारे किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार से सहायक हो सकता है अन्य प्रकार की परीक्षाओं के लिए भी। दूसरी बात ये, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात जिसकी हमें विशेषकर परिचर्चा करनी है, विशेषकर चर्चा करनी है कि इस परीक्षा की रणनीति क्या होती है। इस परीक्षा में हम किस प्रकार की रणनीति बना करके रखें जिसके आधार पर हम इस परीक्षा को पास कर जाएं, और न केवल परीक्षा को पास कर जाएं बल्कि हम सिलेबस को भी इतना पर्याप्त अच्छे से कर लें कि इससे संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, यानी जिसमें हम हमारे विषय, जिस विषय में हम एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उस विषय को हम इतना पढ़ लें कि उससे संबंधित जो परीक्षाएं हम आगे चल करके दें, उन परीक्षाओं में हमें सफलता प्राप्त होती जाए। तो हमारा मूल जो बिंदु होने वाला है वो इस पर है। ये जो दो अन्य बिंदु हैं वो तो हमारे जहन में यदा कदा रहती ही हैं, या यहाँ इधर उधर से हम ये इनके महत्व के बारे में, इनके फ़ायदों के बारे में हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस तीसरे वाले बिंदु पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा 2 तरीके की है। एक तो ये दीर्घकालिक हम जो रणनीति बना करके चलते हैं, और एक अल्पकालिक या शीघ्र जो हमको रणनीति बनानी होती है। दीर्घकालिक का मतलब ये कि जब आप यह सिलेबस को पूरी तरीके से कई महीनों तक आप पढ़ते हुए चलते हैं, तब एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत आप इसको किस प्रकार से बना करके चलें। और इसी तरीके से एक ये कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, जैसे जैसे परीक्षा समीप आती है, तो 2 तरीके के विद्यार्थी, जो पहले वे विद्यार्थी जो कि लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी जो या तो तैयारी नहीं कर पा रहे थे पहले किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, या वह समय नहीं दे पाए, अथवा या इस प्रकार के विद्यार्थी जो अभी तैयारी में जुट रहे हैं, और उसके साथ ही वे विद्यार्थी जो तैयारी कर भी रहे थे परंतु अंतिम समय तक आते आते, परीक्षा नज़दीक आते आते उनका धैर्य जवाब देने लगता है और उनका संयम डोलने लगता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार से हम इस पहले बिंदु पर देखें कि ये परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, ये परीक्षा किन कारणों से महत्वपूर्ण है, अर्थात नेट जेआरएफ जिसे आपने कहा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अर्थात जब आप दोनों के लिए
एक ही प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, बस जेआरएफ से संबंधित जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जब आप शोध कार्य उस विषय से संबंधित किसी बिंदु पर शोध कार्य करते हैं, पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार के द्वारा यह कुछ फेलोशिप, कुछ इस प्रकार का ये तैयारी के लिए फेलोशिप का एक प्रावधान होता है, जिससे आप अपने आप को ये इस प्रकार के शोध कार्य रिसर्च में आप ये संयमित रह करके उसमें लगे रह सकें। इसके लिए ये फेलोशिप अवार्ड की जाती है। दोनों के लिए सर्टिफिकेट एक ही होता है। जो इसमें अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं विद्यार्थियों के, उनकी एक निश्चित संख्या के रूप में जो अपर पार्ट में जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें जेआरएफ की डिग्री दे दी जाती है, जेआरएफ का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दोनों के लिए वैसे सामान्य प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। खैर, ये तो आप सामान्य जानकारी है, इस पर कभी हम और कभी विस्तार से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो चर्चा का बिंदु रहने वाला है मुख्यतया वो रणनीति पर रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा हमने यह शुरुआत में बात की कि ये परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, ये इस परीक्षा का क्या महत्व है जिसकी वजह से हम इसको तैयार करके रखना चाहते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला, अगर हम इसके महत्व को चिन्हित करें तो इसमें सबसे पहला महत्व तो इसका यही होता है कि एक तो आप हमेशा सदैव विषय के साथ अपडेट रहते हैं। आप विषय के साथ हमेशा अपडेट रहते हैं, क्योंकि ये जो आप जिस भी विषय में आपने एमए एमएससी की है या पीजी की, आपने पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं आप, तो उस विषय को लेकर के आप जब भी आगे उससे संबंधित जो भी परीक्षाएं देंगे, उन परीक्षाओं के लिए आप सदैव अपडेट रहें। क्योंकि ये जो सिलेबस है, इस परीक्षा का जो सिलेबस है, इस परीक्षा के सिलेबस में से ही सामान्यतया इन विषयों से संबंधित जिस भी विषय के लिए आपने पीजी की है, जिस विषय में आपने पीजी की है, उससे संबंधित परीक्षाओं के सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है सामान्यतया इसी पाठ्यक्रम, क्योंकि यह अधिकतम पाठ्यक्रम होता है, मैक्सिमम पाठ्यक्रम उस विषय का इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप इस विषय से संबंधित कोई तैयारी करेंगे, तो जिस भी परीक्षा की इस विषय से संबंधित आप तैयारी करेंगे, अगर आप भूगोल के साथ कोई और तैयारी करें, आईएएस में ले रहे हैं या कहीं और ऑप्शनल में ले रहे हैं, स्कूल लेक्चरशिप या कॉलेज लेक्चरशिप ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो या असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सारे सिलेबस इसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में से ही निकले हुए होते हैं या उसी से संबंधित होते हैं। इसलिए एक तो ये कि आप जो भी परीक्षाएं आप देंगे, जो भी प्रकार की परीक्षाएं देंगे, अगर आपने एक बार नेट भी पास कर भी ली है, अगर आप नेट उसको क्लियर कर भी चुके हैं, तो भी आप इस परीक्षा को देते चलिए, क्योंकि इससे आप हमेशा विषय के प्रति अपडेट रहेंगे। आप जब भी कहीं पर उस विषय के जानकार से, चाहे वो विद्यार्थी हों या आपके समकक्ष कोई साथी हों, उनसे भी जब भी आप इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो आप उस विषय के प्रति हमेशा अपने आप को अपडेट महसूस करें। अन्यथा ऐसा न हो कि एक बार जब हम नेट पास भी कर लें, एक बार हम अगर नेट पास भी कर लें तो वो उसके पश्चात, हालांकि उनका महत्व एक ही है, एक बार करें या ज़्यादा बार करें तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सर्टिफिकेट एक ही मान्य होता है। लेकिन उसका एक अन्य तरीके से एक कॉन्फिडेंस के रूप में महत्व होता है कि अगर आप नियमित रूप से नेट के सर्टिफिकेट को प्राप्त करते रहते हैं या नेट की परीक्षा पास करते रहते हैं, तो इससे हर सामने वाले को ये लगेगा कि यह व्यक्ति इस विषय के प्रति सदैव अपने आप को तैयार रखता है, ये विषय इसका हमेशा तैयार है। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी अगर 8-10 वर्ष पहले या कुछ वर्ष पहले नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ होता है और जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके दिमाग में एक सहज प्रश्न आता है या सहज आपका उसके प्रति एक प्रतिक्रिया रहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये पहले पढ़ा करता था, अब पढ़ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से नेट होते रहते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ, ये इस विषय के प्रति हम सदैव अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, और सामने वाला भी ये मान करके चलता है कि इस विषय पर पकड़ सामान्य से लेकर के गहराई तक की इसकी पकड़ बनी हुई है। तो एक तो इसका महत्व इस रूप में होता है कि हमेशा आप अपने आप को अपडेट पाते हैं विषय को लेकर के। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से सदैव ये आग्रह करता हूँ, हमेशा इसी बात को लेकर के मेरी उनको यह दबाव रहता है। अपने विद्यार्थी जो संपर्क में रहते हैं वे विद्यार्थी, और अब इसके माध्यम से हम इस चैनल के माध्यम से भी मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप हमेशा नेट जेआरएफ की परीक्षा को देते रहिए,
क्योंकि आप जब भी इस परीक्षा को दे रहे होते हैं तो कम से कम आप उस सिलेबस को पूरा कवर कर लेते हैं। जैसे कोई भी परीक्षा आती है, परीक्षा की गंभीरता को अगर ध्यान में रख करके हम उस परीक्षा को देते हैं, परीक्षा के प्रति थोड़े भी अगर गंभीर होते हैं, 10-15 दिन 50 दिन अगर हम गंभीरता से उस परीक्षा को देने की सोचते हैं तो वो विषय हमारा पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है, चाहे हम जल्दबाजी में ही उसको अपडेट कर लें। और फिर इस प्रकार से हम विषय के प्रति अपने उस भाव को, उसके साथ हमेशा अपने आप को संपर्कित महसूस करेंगे, हमेशा उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सामान्यतया जब भी जिस भी विषय में आपने पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस विषय से संबंधित जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, उस विषय की जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, विषय से संबंधित जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में संबंधित परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है, जैसे अभी हमने बात की, उन परीक्षाओं के जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम हैं, वो पाठ्यक्रम इस नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम से ही निकलते हैं। क्योंकि ये किसी भी विषय का जो नेट जेआरएफ का सिलेबस होता है वो सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है, सामान्यतया सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। और जब भी आप उस विषय के साथ, चाहे आप आईएएस का ऑप्शनल लेकर के तैयारी कर रहे हों, या चाहे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हों, या आप सामान्य जीके में भी उस विषय को पढ़ रहे हों, जीएस में भी पढ़ रहे हों, किसी भी स्तर का जीएस आप पढ़ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वह सारा जो पार्ट होता है वो उस विषय के नेट जेआरएफ के सिलेबस में से निकलता है। तो इसलिए जब आप उस सिलेबस को बार बार क्योंकि हर 6 माह में ये परीक्षा हो जाती है, और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि वह सीएसआईआर अर्थात विज्ञान से संबंधित नेट जेआरएफ की परीक्षा भी दे सकते हैं, और वो ये यूजीसी यानी आर्ट्स से संबंधित, जो कला से संबंधित संकाय है, उससे संबंधित भी इस प्रकार की नेट जेआरएफ की परीक्षा को दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार वह जब उस पाठ्यक्रम को करता चलता है, तो उस पाठ्यक्रम को करने के पश्चात धीरे धीरे करके जब उन पाठ्यक्रम के उन बिंदुओं को वह अच्छी समझ विकसित कर लेता है, तो फिर वह किसी भी प्रकार से इस विषय से संबंधित परीक्षा के हर प्रकार के उस पाठ्यक्रम को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक और इसका पक्ष है, इस परीक्षा को पास करने के साथ ही इसके कई अन्य महत्वपूर्ण फायदे, कई और भी फायदे हैं जो देखिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपको महसूस होंगे। जैसे इसका फायदा नंबर 1 तो ये है कि अगर आप यूँ कहें, जो तीसरा बिंदु जिसे आपने कहा है, ये तीसरा बिंदु जिसमें आपने इसमें ये जिक्र करना चाह रहे हैं कि इसके और अन्य क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें पहला पार्ट अगर ले रहे हैं तो पहले पार्ट में आप देखिए ये जो फ़ायदा है, जिसमें एक तो आपको सदैव आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, सदैव आत्मविश्वास रहेगा। आप एक बार नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करें अथवा एक से अधिक बार नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करें, आप सदैव अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये परीक्षा बहुत समय पहले पास की है, तब भी आपको ये लगता रहेगा कि इसका मतलब मैंने विषय को पढ़ा है, विषय को मैंने गहराई से पढ़ने का प्रयास किया है। तो आप जब इस प्रकार से करेंगे तो आप हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अपने आप में आत्मविश्वास के साथ कोई काम करने के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और मैंने किया हुआ है। और अगर आप नियमित रूप से इस परीक्षा को पास करते चलेंगे तो फिर आप सदैव आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, आत्मविश्वास से आप बिल्कुल भरे हुए रहेंगे कि हाँ, विषय को मैंने समझने का प्रयास किया है और समझते समझते काफ़ी कुछ मैं समझ गया हूँ, भले मुझे और भी बहुत कुछ समझना हो। तो यह आप में एक आत्मविश्वास निश्चित रूप से अन्य परीक्षाओं को पास करने के लिए हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। नंबर दूसरी बात कि ये जो परीक्षा है, जो परीक्षा आपने ये नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त करने के साथ ही अब आप जो भी जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ चाहे आप किसी प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी और जिसमें आप चाहे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी जिस भी जॉब में आप हैं, प्राइवेट में हैं अथवा सरकारी में है, जिसमें भी आप हैं, वहाँ पर आप सदैव अन्य से आगे अपने आप को महसूस करेंगे। अन्य से आगे सदैव आप अपने आप को महसूस करेंगे। अन्य से आगे कैसे महसूस करेंगे? अन्य से आगे आप इस रूप में महसूस करेंगे कि आप ये देखेंगे कि जो भी जहाँ पर भी अगर आप लोग बैठे हुए हैं, आपस में साथी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई अन्य कहीं से आता है तो अचानक पता लगता है कि अच्छा, ये जो बोल रहा है ये व्यक्ति नेट जेआरएफ करा हुआ है, तो किसी भी विषय में करा हुआ होगा, तो वो फिर उन 5 या 7 जो भी आपके साथी लोग बैठे हुए हैं उनसे उसकी एक अलग छवि बन जाएगी कि अच्छा हाँ भाई, ये निश्चित रूप से सुनने वाला अधिक सजगता के साथ उनको सुनेगा,
उनको अधिक सजगता के साथ सुनेगा और वो ये देखेगा कि अच्छा ये इस विद्यार्थी ने या इस साथी ने इस प्रकार से परीक्षा पास करी हुई है, तो निश्चित रूप से उस विषय के प्रति यह है इसने गंभीरता से उन तैयारियों को किया है। तो एक तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह होगी कि वह अन्य से सदैव अपने आप को आगे महसूस करता है। और तीसरी हम बिंदु लें, तीसरा प्रकार का बिंदु लें, तो तीसरा प्रकार का जो बिंदु है, तीसरा प्रकार का बिंदु जिसमें आप अन्य फायदों की एक बात करें तो सर्टिफिकेट जब आपके पास आता है कॉलेज व्याख्याता के लिए पूरे भारत भर में, संपूर्ण भारत भर में, चाहे प्राइवेट को हो अथवा कोई भी सरकारी हो, वहाँ पर सभी के कॉलेज व्याख्याता के लिए आप जानते ही हैं कि ये सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। और चाहे आप विश्वविद्यालयों के स्तर पर हों तो इसमें आपको ये सर्टिफिकेट तो जरूरी है ही है। तो इसलिए तो जो महत्वपूर्ण जिस चीज़ के लिए आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उस नेट जेआरएफ की तैयारी में निश्चित रूप से ये सर्टिफिकेट तो आपके काम आना ही आना है। अर्थात ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट अपने आप में सर्टिफिकेट का जो उपयोग है, ये सर्टिफिकेट का उपयोग आप कॉलेज व्याख्याता आदि के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यानी आवश्यक रूप से जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के तहत भाई आप नेट जेआरएफ की तैयारी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आदि के लिए तो कर रहे हैं, तो उसमें तो ये काम आना ही आना है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ऐसी स्थिति में अगर किसी परीक्षा की, आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी, प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से आप उस तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी आपकी समस्याएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, अन्य प्रकार की ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आप उस परीक्षा को पास करने में आपको समय लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास, चूंकि उस प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी, उस परीक्षा की तैयारी के लिए जब आपने उस विषय विशेष को पढ़ा और विषय विशेष को पढ़ते हुए आपने एमए एमएससी कर ली और उस एमए एमएससी को करने के साथ ही अब आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर ली और सर्टिफिकेट आपके पास रखा हुआ है, तो सर्टिफिकेट का उपयोग आप उस आपात दशा में यानी उस इमरजेंसी में भी आप काम में ले सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर किसी प्राइवेट संस्थान में इस प्रकार से उस सर्टिफिकेट का उपयोग करके कुछ इस प्रकार का अपना और अपने परिवार का कुछ इस तरीके की व्यवस्था आप कर सकते हैं, कुछ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्याख्याता प्राइवेट में आप ये इस तरीके से ये कर सकते हैं कि जब तक आप अपने उस लक्ष्य को, मूल लक्ष्य को, प्रशासनिक अधिकारी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें या अन्य कोई आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको प्राप्त नहीं कर लें, तब तक ये सर्टिफिकेट आपके काम आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपको कोई अलग से तैयारी तो करनी नहीं होती है, क्योंकि जो आपने उसमें उस विषय के तैयारी में, प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा की तैयारी में यानी आईएएस में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में या अन्य प्रकार के परीक्षाओं में आपने जब उस विषय को गहराई से पढ़ा है तो उसी विषय की तैयारी करते हुए आपकी एमए एमएससी भी हो जाती है और उसी विषय की तैयारी के साथ साथ आपकी नेट जेआरएफ का ये परीक्षा भी क्लियर हो जाती है, पास हो जाती है। तो ये सर्टिफिकेट उस आपात दशा में, उस आपातकालीन दशा में, उस इमरजेंसी इसलिए कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य तो निश्चित रूप से अन्य था, लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं की वजह से, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, अपने आर्थिक परिस्थितियों की वजह से कुछ इस प्रकार के अर्निंग सोर्सेज पर आपको जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, बड़ा सहायक हो सकता है। अपने आसपास वाले क्षेत्र में किसी कॉलेज या अन्य इस प्रकार के संस्थान में कार्य करके आप इस तरीके से ये अपने पढ़ाई का काम भी जारी रख सकते हैं और आपके परिवार का भी इस प्रकार से सामान्य रूप में भरण पोषण इस तरीके से संभव है। तो एक नेट जेआरएफ की परीक्षा के पास करने के साथ ही ये इसके अन्य फायदे, हमने कहा कि ये मूल रूप से 3 प्रकार के ये यहाँ पर इसके नेट के जो फायदे हैं, इसमें इसका जो महत्व है इन 3 तरीकों से देखने को मिलता है। अब ये देखना चाह रहे हैं कि परीक्षा की प्रवृत्ति कैसी है, परीक्षा की प्रवृत्ति, परीक्षा का दृष्टिकोण कैसा। दूसरा बिंदु का मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि परीक्षा की जो प्रवृत्ति है, ये परीक्षा की प्रवृत्ति अर्थात इसका जो दृष्टिकोण है, परीक्षा के दृष्टिकोण का अभिप्राय यहाँ पर इतना सा है कि हम सामान्यतया अपने सभी विद्यार्थियों के साथ इस बात को लेकर के ये बात हमेशा उनके समक्ष में रखता हूँ कि जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, ये परीक्षा पास करना बहुत सरल है।
हाँ, उसका पाठ्यक्रम पास करना, उस पाठ्यक्रम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है या बहुत टफ है, क्योंकि पाठ्यक्रम उस विषय का, उस सब्जेक्ट का, जिस विषय की आप नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इतना वाइड होता है, इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है और इतने लंबे समय तक आप उसको पढ़ रहे होते हैं। एक तरीके से उस विषय का वो पूरा का पूरा पार्ट कवर आप कर रहे होते हैं, उसको गहराई से आप समझ रहे होते हैं। तो उसकी समझ विकसित करने के लिए, गहराई से समझ विकसित करने के लिए, पूरे पाठ्यक्रम को क्लियर करने के लिए आपको पूर्ण एकाग्रता और लंबे समय की एकाग्रता आवश्यक होती है। लेकिन परीक्षा को पास करना बहुत सरल है, पाठ्यक्रम को पास करना कठिन है, परीक्षा को पास करना बहुत सरल है। देखिए, दो विरोधाभासी बात नजर आएंगी आपको, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए। परीक्षा को पास करना सरल इसलिए है क्योंकि यह बहुत गिनी चुनी या नाम मात्र की ऐसी फर्स्ट ग्रेड लेवल की, यानी उच्चतम स्तर की परीक्षाओं में से एक परीक्षा है, जो परीक्षा बिना नेगेटिव मार्किंग के, जिसमें आप सभी प्रकार के उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलत भी हो जाए तो फिर आप उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को सामान्यतया जब आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार कर रहे होते हैं तो आसानी से आप सभी प्रकार के प्रश्नों को, अन्यथा अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप समझ ही रहे होते हैं कि आप जब तक 100% किसी ऑप्शन पर कंफर्म नहीं होते तब तक आप उसका उत्तर उठाते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कई बार आधा अधूरा 50%, 60% अगर किसी का उत्तर आपको आ भी रहा होता है, तब भी आप उसको ये छोड़ करके, उसको ये सोच करके छोड़ जाते हैं कि क्या पता कहीं नेगेटिव मार्किंग न हो जाए। ऐसी स्थिति में आप भय से हमेशा परीक्षा उसके साथ, भय के साथ देते हैं। लेकिन आप अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप भय मुक्त होकर के और सामान्य प्रकार का, अगर आपको हल्का भी अनुमान भर भी लग रहा है तो आप उस प्रश्न को उठा लेते हैं और बहुत बार इस प्रकार से वह प्रश्न, उसका उत्तर आपका सही निकलता है। तो ऐसी स्थिति में यह परीक्षा इतनी सरलतम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परीक्षा को पास करना, उसको क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन पाठ्यक्रम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पाठ्यक्रम में तो वो सारे पार्ट आ जाते हैं जो पार्ट आप एमए एमएससी के ऑप्शनल पेपर के रूप में ये चुनते हुए, कुछ को आपने छोड़ दिया था, बहुत कुछ को आपने छोड़ दिया था, कुछ कोई आपने चुना था। लेकिन नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में यूनिट छोड़नी नहीं होती है, उसमें करनी होती है। इसलिए वो पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत वाइड हो जाता है और इतना वाइड हो जाता है कि इसलिए उस विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आपकी होंगी, उन विषयों की, उसमें से उस सारी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम इस वृहद पाठ्यक्रम में से निकलता है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसका पाठ्यक्रम जब आप क्लियर कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस विषय से संबंधित किसी परीक्षा को अगर आप कर रहे हो, उसको तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके बिंदुओं को नहीं कर पाए, उसको आसानी से कर पाएंगे। हाँ, परीक्षा क्लियर होना, इन दोनों में अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थी नेट की परीक्षा पास करने के पश्चात कभी कभी बहुत ज़्यादा ये गर्व से भर जाते हैं, जिसको हम घमंड बोलते हैं, इस अभिमान से भर जाते हैं कि मेरी नेट की परीक्षा पास हो गई। नेट की परीक्षा पास करने का अभिप्राय ये कतई नहीं होता है कि हम विषय के उस पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। ये बात प्लीज़ आप समझ लीजिए, इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि पाठ्यक्रम को जब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या आईएएस के ऑप्शनल पेपर के रूप में या अन्य कोई इस विषय से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को सही प्रकार से आप हैंडल कर नहीं पाएंगे। इसलिए हाँ, लेकिन ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना, अर्थात ये परीक्षा पास कर लेना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। तो एक तो परीक्षा का दृष्टिकोण, यानी परीक्षा की प्रवृत्ति ऐसी हो गई, तो हमको उस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके अपना दृष्टिकोण किस प्रकार का बना करके रखना है कि हाँ, परीक्षा तो मैं पास कर ही लूं, और परीक्षा पास करने के साथ ही अगर मुझे यह एक बार मैंने परीक्षा पास कर भी ली है, तब भी मुझे अंततः मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि मैं उस सिलेबस को क्लियर करूं, सिलेबस को पास कर लूं। ठीक है, तो अब जो तीसरा बिंदु है, उस तीसरे बिंदु की हम बात करते हैं, जो तीसरा बिंदु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक बिंदु, इस पर एक बात और कर लेते हैं जो पहले और दूसरे बिंदुओं से संबंधित है। उन दोनों बिंदुओं से अगर बात निकल के आ रही है कि आप जब ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते ही आप निश्चित रूप से, आप चाहें या न चाहें, अपने आप में आप स्वयं भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। दूसरा, जो सामने वाला है वो आपको निश्चित रूप से कुछ अन्य की बजाय थोड़ा सा अधिक सम्मान देगा, जैसे उसे पता लगता है, चाहे आपने किसी भी विषय में किया हो।
तो वो जो सामान्य रूप में आपकी बात को हल्के से सुन रहा था, अचानक जैसे ही उसे ये पता लगता है कि आपका किसी विषय विशेष पर आपने ये परीक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है या आपने क्लियर किया हुआ है, तो उसका दृष्टिकोण निश्चित रूप से आपके प्रति थोड़ा सकारात्मक हो जाता है। वो पॉजिटिव वे में आपको सुनता है, या वो ये मान करके चलता है कि जो आप बात कर रहे होंगे वो बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी या गंभीर होगी। तो तीसरे बिंदु की जो हम बात कर रहे थे, तीसरा बिंदु जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी हमें बात करनी है कि परीक्षा में रणनीति किस प्रकार की हो, रणनीति कैसी रखनी है। तीसरे बिंदु पर अगर हम बात इसकी करें रणनीति की, तो रणनीति में देखिए दो तरीके की। अभी हाल ही में जो हम बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो परीक्षा का, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस तरीके से परीक्षा की तिथि बार बार आगे बढ़ी, नेट और जेआरएफ की परीक्षा की ये तिथि जो आगे बढ़ी, इस आगे बढ़ते बढ़ते अब अचानक जो तिथि आई है उसके अनुसार लगभग 1 माह, मुश्किल से 1 माह या 20 दिन अब इस परीक्षा के बच रहे हैं। तो हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास सीमित समय हो, जब हमारे पास सीमित समय हो तो हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर जाएं, इस एग्जाम को कैसे पास कर जाएं, इसको कैसे क्लियर कर जाएं, हमें इस रणनीति पर विचार करके रखना है। आप यकीन मानिए कि जो भी सीमित समय बचा हुआ होता है हमारे पास परीक्षा के नज़दीक आते आते, अगर 1 माह है, अगर 15 दिन है, तो कम से कम परीक्षा तो पास की जा सकती है नेट जेआरएफ की, अगर आप सही तरीके से आंख खोल करके सही दिशा में, जैसे हमने एक वीडियो में बात भी की है कि अगर हम रणनीति हमारी सही होगी, अगर हम आंख खोल करके सही दिशा में भागेंगे तो भाग तो हम बहुत तेज रहे होते हैं, लेकिन अगर हम आंख बंद करके भागते हैं तो वह समय हमारा अनावश्यक रूप भागने में ही निकल जाता है और हमारा गोल, हमारा अचीव करने वाला लक्ष्य दूर रह जाता है। लेकिन अगर मैं मेरी ऊर्जा को, मैं मेरी शक्ति को अगर आंख खोल करके, मेरी दौड़ने की शक्ति को आंख खोल करके और उस दिशा की ओर, उस गोल की ओर ही मैं अपने आप को केंद्रित रखते हुए भागता हूं, तो निश्चित रूप से मेरी दौड़ सफलता की ओर ले जाएगी, मुझे मेरी दौड़ से अंततः गोल प्राप्त हो ही जाएगा। तो बस वही काम करना है, इस परीक्षा को पास कर लेना। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस 15-20 दिन या महीने भर के तैयारी से आप परीक्षा जो पास कर रहे हैं वो परीक्षा भले ही पास हो जाए, लेकिन पाठ्यक्रम को क्लियर करने में आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा, पर्याप्त गंभीरता रखनी पड़ेगी, तब जाकर के उससे संबंधित, क्योंकि सर्टिफिकेट नौकरी नहीं है, ये नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट कोई भी जॉब नहीं है। हाँ, ये जॉब के लिए आपको ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है और इसको लेकर के आप कहीं पर भी इस तरीके से संबंधित परीक्षाओं में आप अपने आप को वहाँ पर संबंधित परीक्षाओं में और संबंधित जो भी जॉब है व्याख्याता आदि के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा जिसको पास करना, जैसे हम बार बार कहा कि भाई कम समय में आप इसको कैसे पास करें, निश्चित रूप से की जा सकती है। तो देखिए हम बात ये कर रहे हैं कि अगर समय हमारे पास सीमित हो, सीमित का मतलब 1 माह, मान लीजिए 1 माह परीक्षा का बचा है, या आकस्मिक रूप से उस परीक्षा के हमारे पास जो तिथि जो घोषित होते 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 अंततः अभी तक हम शिथिल पड़े हुए थे, धीरे पड़े हुए थे, या हम ये अपने आप में ढीले हो चुके थे, ढीले पड़े थे, ऐसी स्थिति में अचानक हमारे सामने परीक्षा की तिथि आ गई लॉकडाउन के परिस्थिति के पश्चात, तो हम अचानक अब उसको वापस से कैसे इसको अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार करें। तो सबसे पहला काम तो ये कि जो विद्यार्थी जो भी इसकी तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी अगर धैर्य न खोए, संयम बना करके रखे, अब वो अगर संयमित रहते हुए अपनी रणनीति को सार्थक रूप में बना करके रखे और फिर रणनीति के अनुसार कार्य करे तो सफलता उसे मिल जाएगी। तो पहला काम तो ये करना है कि हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, संयमित रहना है और संयम के साथ काम करना है। तो संयम के साथ काम करते हुए काम क्या करना है, काम देखिए हमको कि जो भी आप प्रतिदिन का समय देंगे, प्रतिदिन का जितना भी टाइम आपके पास है, जो भी आप स्टडी में दे रहे हैं, आप 8 घंटे दे रहे हैं, 9 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं, 11 घंटे दे रहे हैं, तो कम से कम इतने तो अब आप दीजिए ही, क्योंकि सीमित समय अब आपका बचा है, बहुत लिमिटेड टाइम है, इतना तो कम से कम आपको 8 घंटे से ज़्यादा का समय तो आपको दे करके रखना ही है। 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं, सभी के पास उतने ही होते हैं। समस्या यह है कि उस 24 घंटे का उपयोग हम कैसे करते हैं, समस्या बस यही है, यानी टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, बस उसी प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो परीक्षा का ये जो समय है, हम इस तैयारी का जो समय जिसमें हम डेली का जो टाइम देना चाह रहे हैं, इस डेली वाले टाइम में प्रतिदिन वाले समय को हम 3 भागों में बांट लें। 3 भागों में बांटने का मतलब पहले भाग में तो हमें रिवाइज करना है,
जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, जो पाठ्यक्रम के बिंदु आपने पढ़े हुए हैं, एक तो आपको दोहराव करना है उसको, जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जो पढ़ चुके हैं उसको आप अच्छे से कंठस्थ करके रखें। ये बहुत सरल तरीके से आप उसको, क्योंकि उसमें समझने वाली तो बात अब रहती नहीं है या रहेगी नहीं, क्योंकि आप समझ करके ही उसको पहले पढ़ चुके हैं। अब चूंकि उसको बीच में गैप पड़ गया है, इसलिए उस गैप के दौरान उसको आप रिवाइज नहीं कर पाए, उससे आप जुड़े नहीं रहे। इसलिए अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो परीक्षा में कंफ्यूजन रहेगा, और ऐसी परीक्षा में आप प्रश्न को देख करके कंफ्यूज होंगे, और ऐसी स्थिति में आप गलत उत्तर को टिक कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एक और इसमें जो बिंदु है, इस पॉइंट पर जो सबसे बड़ा बात ध्यान रखने की है कि मुझे पढ़ा हुआ जो प्रश्न है, मुझे पढ़ा हुआ जो टॉपिक है, वो टॉपिक्स तो कम से कम मैं सही मार्क करके आऊं, उसको सही करके आऊं। जो मैंने नहीं पढ़ा है उसको मैं नहीं कर पा रहा, वो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आपके सामने पढ़ा हुआ टॉपिक का कोई प्रश्न आता है तो हमारा दिमाग उसी समय खराब होना शुरू हो जाता है कि ये मुझे आ क्यों नहीं रहा, जबकि मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला काम तो ये कि अगर मेरा पढ़ा हुए बिंदु में से, टॉपिक में से कोई प्रश्न आ गया है तो वो प्रश्न, उस प्रश्न को मैं हर हाल में क्लियर कर जाऊं, उसको मैं सही तरीके से कर जाऊं। और उसका सही तरीका यही होगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा था उस पढ़े हुए का आप रिवाइज करें, उसका रिवीजन करें, उसको दोहराव करें। एक बार करें, दो बार करें, जितनी बार भी करें, क्योंकि दूसरी बार तीसरी बार में जो दोहराव होगा पहले की बजाय 1/3 टाइम में ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक तो दोहराव, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग अगर जो भी आपका दिन की अवधि है, उस दिन की अवधि में लगभग 3 से 4 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे जो है, ये 3 से 4 घंटे आप निश्चित रूप से आपको अपने रिवीजन में देने हैं, रिवाइज करने हैं इसमें। तो एक तो वो पहले जो किया हुआ पाठ्यक्रम है उसको रिवीजन करना, उसको रिवाइज करना। दूसरा, इसमें अब जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ ऐसे नए टॉपिक जो आपके जो नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो आप नए बिंदुओं को भी, नए टॉपिक्स को भी आप निश्चित रूप से समय दीजिए। ऐसे नए बिंदु आप चिन्हित कीजिए, परीक्षा के प्रश्नों को, पूर्व के परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रख करके, और उनमें उन यूनिट्स को चिन्हित कीजिए, उन टॉपिक्स को चिन्हित कीजिए कि हाँ, इस टॉपिक को आप पढ़ नहीं पाए हैं और चूंकि इसमें से फिर भी प्रश्न आ रहे हैं तो फिर आपको वो नए टॉपिक पढ़ने हैं। तो दिन के अवधि जो आपने अपने समय की अवधि पढ़ने में लगानी है, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे या 3 आवर्स तो कम से कम हर हाल में आपको ऐसे नए टॉपिक्स को देने हैं। तो रिवीजन के लिए जितना समय दे रहे हैं, थोड़ा उससे कम या लगभग उसके बराबर समय आप इसमें दीजिए। 2 तो आपको अपने दिन के इस समय में से 2 तो इन बिंदुओं पर दे करके चलने हैं। तीसरा जो आपको दे करके चलना है अपना समय, वो दे करके चलना है जो आपका नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में भी आपको पर्याप्त समय देना है। क्योंकि अब जो नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में फर्स्ट पेपर, हालांकि पहले भी फर्स्ट पेपर जो था वो अपना महत्व रखता था, लेकिन अभी फर्स्ट पेपर जो है वह अपने आप में यह थोड़ा लगातार उसके महत्व बढ़ता जा रहा है और उसके प्रश्न भी थोड़े टिपिकल से टिपिकल होते जा रहे हैं। इसलिए आप इसमें भी पर्याप्त समय अब दीजिए। पहले हम जनरली आधा पौन घंटा प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मान लेते थे कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, अब आपको इसको थोड़ा सा समय और देना होगा। इसलिए अब जो समय बचा हुआ है, 20 दिन 30 दिन जो बचे हुए हैं, इस 20-30 दिन में अर्थात 1 माह तक का अगर समय मान लें या 20 डेज का मान लें, तो आपको लगभग 2 घंटे प्रतिदिन के आपको फर्स्ट पेपर को दे करके चलने हैं। और इसका देने का तरीका यही है कि किसी भी एक बुक से आप इस मैटर को कर लीजिए। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो उससे कर लीजिए, अन्यथा आपको 2 घंटे तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि आप अपनी विषय पर पर्याप्त समय देते हुए चलिए। तो 2 घंटे अगर आप इसको समय देते हैं, और फिर उसमें दूसरा तरीका इसके साथ साथ उस बुक के माध्यम से या उस नोट्स के माध्यम से, और उसको करने के साथ साथ आप पुराने आए हुए प्रश्न पत्रों को भी आप देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को भी आप इसमें सोल्व कर लीजिए। तो ये जो तरीका है, प्रतिदिन को जो आप एक दिन में जितने समय आप अपने इन बिंदुओं को देना चाह रहे हैं, उसमें आप 3 भागों में बांट लीजिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के लगभग ये 8 से 10 घंटे का समय हो जाता है। अगर आप ज़्यादा समय दे पाते हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे 24 घंटे में से ये समय आपको, क्योंकि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप निश्चित रूप से जैसे जैसे परीक्षा के समय पहुंच रहे होते हैं, तो आपकी यह जो दिन की पढ़ने की अवधि है उसको आपको बढ़ाना होता है, बढ़ाना ही पड़ता है। तो ये सामान्य
अन्य प्रकार से अगर देखते हैं तो ये 4-4 घंटे और ये 2 घंटे कुल मिलाकर के 10 घंटे की अवधि हुई। अब अगर आपको समय बढ़ाना है, आपको बढ़ाना ही है जो समय, उस समय बढ़ाए हुए समय को आप यह दोहराव में और इन टॉपिक्स में डाल दीजिए। अगर आपके ज़्यादा टॉपिक बच रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ दे लीजिए, 5 घंटे कर लीजिए। अगर आपके टॉपिक कम बच रहे हैं तो आप रिवीजन में पर्याप्त समय दे करके चलिए, क्योंकि ये तीनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करके चलिए तो निश्चित रूप से यह परीक्षा सीमित समय में भी बहुत क्लियर क्रैक की जा सकती है, परीक्षा को पास किया जा सकता है। इसलिए आप संयम के साथ रहते हुए इस तरीके से इस काम को करिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, उस विषय के नोट्स बिना बात में अनावश्यक रूप में अभी मैटर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सीमित समय में मैटर को या उन टॉपिक्स को अलग अलग जगहों से पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक टॉपिक, किसी भी एक आपके नोट्स हो सकते हैं, कोई एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है, उससे आप उस मैटर को पढ़ लीजिए और अभी उसको पढ़ लीजिए। जब परीक्षा हो जाएगी फिर उसके पश्चात उसको डिटेल में आप पढ़ करके रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पाठ्यक्रम को क्लियर करना, पाठ्यक्रम को सही तरीके से समझना, उसमें पर्याप्त समय लगता है, उसकी गहराई में उतरने में पर्याप्त समय लगता है और वो उतरना ही है आपको। अन्य प्रकार की परीक्षाओं को पास करने के लिए, आप अपने विषय से संबंधित परीक्षाओं को पास करने के लिए आपको गहराई में उतरना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर अभी आपको ये तैयारी करनी है, अभी आप कम समय में, सीमित समय में, लिमिटेड टाइम में इस एग्जाम को पास करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए, आप निश्चित रूप से, हाँ, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इसमें निश्चित रूप से परिमार्जन कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक ही प्रकार के ये आपका जो फर्स्ट पेपर का बुक है या फर्स्ट पेपर के एक ही जो नोट्स हैं उसी को लेकर के चलिए। 2-3-4 तरीके के नोट्स या 2-3-4 तरीके के बुक्स के साथ अभी आपका समय व्यतीत करने या समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जैसे जैसे आप यूनिट करते जाएं, अगर आप विषय की बात कर रहे हैं, भूगोल की बात कर रहे हैं या किसी और अन्य विषय की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उसमें यूनिट को, उस अध्याय को पढ़ते चले जाएं, तो उस यूनिट से संबंधित आप प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए, जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव के और जो प्रश्न हो सकते हैं, जिससे कम से कम आप ये अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनकर के कैसे आते हैं और उन बने हुए प्रश्नों को मैं हैंडल किस प्रकार से कर पाता हूं। जैसे ही आपने वो यूनिट समाप्त की और उसके यूनिट के समाप्त करते ही आप उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और उन ऑब्जेक्टिव जो पुराने पेपर के प्रश्न भी हो सकते हैं और नए प्रकार के कोई भी ऐसे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हो सकते हैं। ये मार्केट में इनके बुक्स मिलती है, नेट पर भी इस प्रकार से, नेट मतलब इंटरनेट पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस टॉपिक से संबंधित, आपको पूरा पेपर एक साथ नहीं करना है, आपको उस यूनिट से संबंधित प्रश्न को ही करना है। जैसे ही दूसरी यूनिट करेंगे फिर दूसरी यूनिट के क्वेश्चन करिए, तीसरी यूनिट करेंगे तीसरी यूनिट के प्रश्न करिए, और फिर जब सारी यूनिट्स आप कर चुके हों तब फिर आप कोई एक साथ कोई पेपर इस प्रकार से प्रैक्टिस वाले करिए। इस रणनीति के साथ आप काम करिए। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि ये परीक्षा पास न हो। निश्चित रूप से आप ये नेट जेआरएफ की परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक ये फिर कह रहा हूँ कि ये परीक्षा पास होने के बावजूद भी सिलेबस को क्लियर करने में आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप संयम के साथ रहते हुए, संयम के साथ बिना अपना धैर्य खोए हुए अपने समय को सदुपयोग, समय का रणनीति पूर्वक, समय का सही प्रकार से प्रबंधन करते हुए आप इसमें इस परीक्षा के इन बिंदुओं को कवर करके चलिए। मैं एक जिस बिंदु पर बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं वो यही है कि अभी आप सीमित समय में मैटर को फैलाइए मत, क्योंकि परीक्षा के हॉल में कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए, माइंड कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। और आप जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से अन्य प्रकार की, एक बार इस परीक्षा को आप कर लेते हैं तो मैंने फिर कहा कि आप अन्य परीक्षाओं के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भरपूर रहता है। आपको बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।